एथन क्यों रोया था एपिसोड 1 इतवार के आंसू वक्त सुबह 6:14। ये मंदिर इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पताल के वीआईपी कमरे का था, जहां बेड के बिस्तर पर लेटा एथन अस्पताल की सफ़ेद छत को देख कम घूर ज़्यादा रहा था। चेहरे पर सदियों की थकन के आसार थे। कमरे में इस वक्त मशीनों की बिप और घड़ी की सुइयों की आवाज़ के बाद बिल्कुल खामोशी का राज था। अचानक खिड़की पर बारिश की बूंदें गिरती महसूस हुई थी। बेड पर लेटे एथन ने गर्दन को हरकत देते खिड़की की तरफ देखा था। बाहर बारिश होते देखकर इसके वजूद में मज़ीद बेजारी होने लगी थी। हाथ पर लगी ड्रिप को खींचकर उतार चुका था। खून की एक लकीर हाथ से निकली थी। मज़ीद 1 मिनट वो इस बेड पर नहीं लेट सकता था। इस कमरे में उसे अपनी सांस घुटती महसूस हो रही थी। हिम्मत करते उसने बेड से उठने की कोशिश की थी। पाँव ठंडी ज़मीन पर रखते ही इसे ज़ोरदार चक्कर आया था। बेबसी से वो वहीं रुक गया। कदम आगे बढ़ने से अनकारी थे। वो वापस बेड पर गिर चुका था। बेड पर गिरते ही उसे शिद्दत से सर्दी का एहसास होने लगा था। ना चाहते हुए भी टांगें सीधी करते ब्लैंकेट खुद पर ले लिया। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ से उलझन होने पर सर के नीचे से तकिया निकालकर एथन अपने मुंह पर रख चुका था। इस वक्त सिर्फ आंखों को अंधा और कानों को बहरा कर लेना चाहता था। किसी भी तरह बस बारिश के शोर से बचना चाहता था। बारिश रुक गई थी। खुद को पहले से पुरसुकून महसूस करते एथन एक बार फिर हिम्मत करते बेड से उठा था। लड़खड़ा कर चलता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते अंदर आया था। नज़र दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी। एथन चलता हुआ शीशे के सामने आकर रुक गया। बिखरे बाल, फटा हुआ होंठ, दाएं गाल पर गहरा नीला निशान, मैं कौन हूँ। शीशे में खुद के चेहरे की तरफ देखते वो बस खुद से यही पूछ सका था। जवाब में शीशा खामोश रहा था। एथन टूटी खोलकर आंखों के सामने बहता हुआ पानी देखने लगा था। पानी के प्रेशर को हल्का और तेज़ करते वो बार बार न जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था। उससे एकदम फिर से खौफ महसूस होने लगा था। एथन चाह कर भी हाथ पानी के नीचे नहीं कर सका था। कांपती हुई टांगों के साथ वो नीचे फर्श पर बैठ गया। खुद को घसीटता हुआ एथन दीवार के साथ लग चुका था। पर आज फिर जैसे पिछले कई महीने से वो अकेले बैठकर रोता था, उसी तरह फिर से रोने लगा। बेआवाज़ और ज़ोरों का तार रोता गया। चेहरा घुटनों में दिए रोते रोते एथन की सिसकियाँ बन चुकी थीं। इसका जिस्म हिचकोले बनने लगा था। खुद पर सबके बंद टूटते देख इसने हाथ बढ़ाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया था और अगले कई लम्हे चेहरा घुटनों में दिए चीखने लगा था। एथन की चीखें इसकी अपनी जान निकाल रही थीं। बाथरूम की दीवारें दम साधे खामोश खड़ी थीं। वो जिस तकलीफ़ में था, इस वक्त वो बस ऐसे चीख कर ही खुद को पुरसुकून कर सकता था। कुछ देर बाद उसकी चीखें भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती गईं। एथन तेज़ी से खड़ा होता शीशे के सामने आया था। खुद के खौफ पर काबू पाते उसने आंखें बंद करते हाथों में पानी भरा था। मुंह हाथ धोते एथन बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया था। एथन अस्पताल के कमरे में खिड़की के पास खड़ा बाहर के मनाजिर देख रहा था। स्याह बादलों से आसमान घिरा हुआ था। दुनिया देखने में इतनी ही बेसुकून है या मुझे लगने लगी है, ये सवाल वो था जो हर वक्त इसके जहन में गूंजता था। अंदर एक ऐसी जंग लगी हुई थी जिसे पिछले 7 महीने से रोक नहीं सका था। ज़िंदगी में इसे सुकून कहीं चला गया था। तभी बाहर सड़क पर खड़े 2 बच्चों पर नज़र पड़ी थी जो स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े थे। दरमियान में शायद उनका बाप था, जिसने दोनों बच्चों का एक एक हाथ पकड़ रखा था। स्कूल की वैन नज़दीक आकर रुकी थी। इस आदमी ने दोनों बच्चों को चूमते हुए उठाकर गाड़ी में बिठाया था। एथन की सूजी हुई आंखें सुर्ख हुई थी। एक लम्हे के लिए आंखों को बंद करते खोला था। एथन वापस आकर बेड पर बैठ गया। अचानक याद आने पर साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया था। स्क्रीन ऑन करते ही बेशुमार मैसेजेस और कॉल नज़र आई थी। 163 मिस्ड कॉल थी और 89 मैसेजेस थे। सबसे ज़्यादा मैसेजेस और कॉल केजिया के थे। एथन हाथ में पकड़े मोबाइल की बैक साइड को देखने लगा था। इसे कोई स्क्रैच तो नहीं आया था। मोबाइल बिल्कुल ठीक था, बेदाग। एथन ने मोबाइल वापस बेड पर फेंका था। किसी भी कॉल या मैसेजेस का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। कोई भी फिक्र का नहीं था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। एथन जानता था आने वाला कौन हो सकता है। वो खामोशी से खिड़की की तरफ देखता रहा। परफ्यूम की खुशबू में रचे बसे हुए इंसान के आने से अस्पताल का कमरा महक उठा था। डेवन ब्लैक कलर के 3 पीस भी मलबूस थे। सियाह बाल हमेशा की तरह सेट थे। 50 साल की उम्र में भी उन्होंने खुद को परफेक्ट रखा हुआ था। भारी और मजबूत कदम उठाते वो एथन के सामने बेड के नज़दीक आकर रुक गए। एक खिड़की की तरफ देख रहा था, दूसरा बेड पर लेटे एथन की तरफ। चंद लम्हों के दरमियान
चंद लम्हों दोनों के दरमियान ऐसे ही खामोशी से गुजर गए। बंद करो ये तमाशा, ये सब करके क्या करना चाहते हो तुम? अपना नहीं, कम अज़ कम मेरी रेपुटेशन का ही ख्याल कर लो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डेवन जितना अपने गुस्से पर जब्त कर सकते थे इस वक्त वो कर रहे थे। अस्पताल में वो कोई तमाशा नहीं चाहते थे। एथन बगैर कुछ बोले यूं ही लेटा रहा। डेवन ने हाथ में पकड़ा फ़ोन ऑन करते एथन के सामने किया था। पकड़ो और देखो न्यूज़ चैनल पर क्या कहा जा रहा है। एथन हाथ से फ़ोन पीछे कर चुका था। मैं जानता हूँ क्या बोल रहे हैं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तुमने फिर मरने की कोशिश की थी? एथन खामोश रहा था। मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। मैं मर जाता तो क्या आपको फ़र्क पड़ता? एथन की बात सुनते डेवन सुर्ख चेहरे के साथ इसके खूबसूरत मगर मुरझाए हुए चेहरे को देखते रहे। किस चीज़ का गम था जो इसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था? एथन कोई जवाब ना पाकर तल्खी से हंसने लगा। एथन खुद भी नहीं जानता था आज वो न जाने कितने अरसे बाद तल्खी से ही सही मगर हंसा था। मैं जवाब भी आपको खुद देता हूँ। आपको फ़र्क ज़रूर पड़ता, मगर बस चंद लम्हों के लिए। आपके बिजनेस को कौन संभालेगा? मगर अगले ही लम्हे आप नॉर्मल हो जाते, क्योंकि आप प्लान्स बनाने का सोचने लगते आगे क्या करना है। बकवास बंद करो अपनी। एथन, गाड़ी में तुम बेहोश मिले। तुम्हारी गाड़ी की हालत बिगड़ चुकी थी। बहुत नुकसान करवा चुके हो तुम। अस्पताल में डॉक्टर्स के सवालों के जवाब दे देकर मैं थक गया हूँ। डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। तुम्हें वो कल रात का डिस्चार्ज कर चुके हैं। फिर आए क्यों नहीं घर? वो घर नहीं, बस एक पक्का मकान है और आपके उस पक्के मकान में मेरा दम घुटता है, इसलिए सोचा सुबह चला जाऊंगा। एथन का लहजा पुरसुकून था। उठो, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। एथन खामोशी से उठकर बैठा था। डेवन खड़े उसके एक एक एक्ट को देख रहे थे। एथन ने खड़े होकर पाँव में जूता पहना, साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन पकड़ते आगे बढ़ गया था। ये भी देखे बगैर नज़दीक उसका बाप खड़ा था। अगले चंद लम्हों के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ चलते अस्पताल के कमरे से बाहर आए थे। अस्पताल में खड़ी कई लड़कियां 24 साल के एथन की एक झलक देखते ही दिल हार बैठी थी। डेवन की पर्सनैलिटी से वहां खड़े सब लोग ही बेहद इम्प्रेस नजर आ रहे थे। दोनों अस्पताल से बाहर आए थे। एथन खुली फिजा में आज 2 दिन बाद सांस ले रहा था। डेवन इसका हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे। अस्पताल के सामने गाड़ियों की एक कतार खड़ी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। डेवन ने एथन का हाथ छोड़ते इसे बैठने का कहा था। मुझे आपकी गाड़ी में नहीं बैठना। मेरी गाड़ी कहाँ है? मैं तुम्हारी गाड़ी लेके नहीं घर से निकलता। हर जगह तमाशा लगाना ज़रूरी नहीं। अभी बैठ जाओ। मेरी एक शर्त है। कौन सी? डेवन के ज़ब्त की इंतहा थी। आज रास्ते में मुझसे बात नहीं करेंगे, वरना मैं सोचे समझे बिना गाड़ी से उतर जाऊंगा और इस बार बचूंगा नहीं। बताएं, मंजूर है? मुझे बैठना भी है, मैं थक गया हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अब मुझे परवाह नहीं, आप कुछ भी समझें। मंजूर है, बैठ जाओ। दोनों की बहस गार्ड नज़रें झुकाए सुन रहा था। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन करना नामुमकिन लग रहा था। एथन डेवन को धमकी दे रहा था। ये तो इतिहास में लिखा जाए। कोई और ऐसा करने का सोचता भी तो अब तक डेवन शायद उसे दुनिया से उठा चुके होते। एथन गाड़ी में बैठा था। दूसरी तरफ से डेवन आकर बैठे थे। अगले 1 मिनट बाद गाड़ियों की कतार सड़क पर चलने लगी थी। एथन धुंधले शीशे से बाहर के तेज़ी से गुजरते मंजर देख रहा था। सांस बंद होते महसूस करके गाड़ी का शीशा नीचे कर चुका था। डेवन कुछ बोलने लगे थे, मगर उसकी शर्त याद आने पर खामोश हो गए। तब ही गाड़ी में गहरी खामोशी को मोबाइल पर आने वाली कॉल ने तोड़ा था। डेवन ने कॉल पिक करते मोबाइल कान से लगाया था। दूसरी जानिब से जो आवाज़ सुनाई दी थी वो एथन की बहन की थी। डैड, एथन कैसा है? क्या वो आपके साथ है? तुम परेशान मत हो, वो ठीक है। हम घर आ रहे हैं, देख लेना वो कैसा है। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहकर कॉल बंद कर दी गई थी। अब फिर गाड़ी में वही गहरी खामोशी कायम थी। 8 बजे गाड़ियों की लंबी कतार महल नुमा घर के सामने आकर रुकी थी। गेट के सामने खड़े 2 गार्ड्स तेज़ी से अलर्ट होते गेट खोल गए थे। गाड़ियाँ अंदर आई थी। एथन ने झुका सर उठाकर गाड़ी में से बाहर देखा था। लातादाद गार्ड्स अलर्ट हुए खड़े थे। इनकी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला था। डेवन अपनी रफ्तार पर पर्सनैलिटी के साथ गाड़ी से उतर गए थे और आगे बढ़ गए। ड्राइवर दरवाज़ा खोले एथन के उतरने का इंतज़ार कर रहा था। चंद सेकंड यूं ही बैठा रहा, फिर गाड़ी से उतरकर ठंडी पुरफिज़ा में एक गहरी सांस लेता आगे बढ़ा था। चलते हुए उसकी नज़र फर्श पर थी जो सिया और सफ़ेद मार्बल से सजा हुआ था। मेन दरवाजे पर पहुंचते उसे एक पुरअसरार रोशनी से इसकी आंखें चुंधिया गई थी। एथन ने आंखों को एक लम्हे के लिए बंद करके खोला था। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। नज़र सामने झूलते हुए फानूस की सुनहरी रोशनी पर पड़ी थी। वो इस हद तक खूबसूरत लग रहा था जो देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी रोशनी इतनी चमकदार थी
आंखें भरकर उस फानूस को कोई देख नहीं पाता था। एथन को अपने अंदर फिर बेसुकूनी बढ़ती महसूस होने लगी थी। न जाने इस घर में ऐसा क्या था, वो जब भी महलनुमा घर में आता तबीयत में बेजारी बढ़ जाती थी। जहन्नुमा घर में आना मुबारक हो, एथन खुद से कहते हुए अभी 2 कदम ही चला था जब सामने से भागकर आती हुई केसिया इसके सीने से लगी थी। एथन, तुम कहाँ चले गए थे? बहुत परेशान किया तुमने मुझे। एक कॉल पिक नहीं की मेरी, ना किसी मैसेज का जवाब दिया। केसिया रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? अब आ गया हूँ ना। केसिया सीधी हुई थी। ये क्या हालत बना ली है एथन? तुम ऐसे तो नहीं थे। आज 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? बीमार हो तुम? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इतना रो क्यों रही हो? मुझे उलझन हो रही है। अच्छा, मैं नहीं रोती। केसिया अपनी शहद रंग आंखों से आंसू साफ करने लगी थी। एथन आगे बढ़ गया था। रुक जाओ, मैं भी साथ जाऊंगी। मोम से मिलो, अपने कमरे की तरफ ना जाओ। केसिया एथन का हाथ पकड़े अदीना के कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाज़ा खटखटाकर दोनों अंदर आए थे। अदीना अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। हमेशा की तरह वो आज भी सजी सवरी बैठी थी। एथन को सामने खड़ा देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। चेयर से उठकर वो चलती हुई उसके नज़दीक आकर खड़ी हो गई। एथन उनके बोलने के इंतज़ार में खड़ा था। अपने डैड को बहुत परेशान करते हो तुम, वो तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम क्या करते फिर रहे हो? यूँ आए रोज़ न्यूज़ चैनल पर तुम्हारी खबरें गर्दिश करती हैं। क्यों अपने डैड की और अपनी रेपुटेशन ख़राब करने पर तुले हो? एथन खामोश नज़रों से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता रहा था। डैड से कहें मेरी फिक्र करना छोड़ दें, वो अपने बिजनेस पर ध्यान दें। मेरी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी करे, मुझे ये पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं एक बात दोबारा नहीं करता। आप जाएं जहाँ जाने की तैयारी में हैं। एथन अपनी कहकर मज़ीद 1 मिनट भी रुके बिना वापस जा चुका था। मोम, एथन कितने दिनों बाद घर आया है। आप कम से कम उससे ये तो पूछ लें वो कैसा है। उसकी हालत देखी है आपने? क्या था और क्या हो गया है? तभी दूसरे कमरे से डेवन फाइल्स पकड़े बाहर आए थे। ये तुम्हारा लाडला भाई जानबूझकर करता है कि हम उसकी परवाह करना छोड़ दें। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, उसे हमारी ज़रूरत नहीं। वो खुद का नुकसान कर रहा है और तुम उस नुकसान में उसका बराबर साथ दे रही हो। डैड, आप उससे पूछें तो सही, वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या चाहता है? तुम अपने कमरे में जाओ केसिया, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। अब हो जाएगा ठीक। आप दोनों एक दिन नुकसान उठाएंगे, आप खो देंगे एथन को। डैड। केसिया की बात सुनकर अदीना ने उसके दाएं गाल पर थप्पड़ मारा था। कमरे में एकदम सन्नाटा हुआ था और ये ज़िंदगी में पहली बार था। केसिया चेहरे पर हाथ रखे अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसे कोई हैरत नहीं हुई थी, बस एक दुख था। कोई मान था, वो भी आज टूट गया था। अदीना, ये क्या तरीका है बेटी से बात करने का? आपने सुना नहीं उसने क्या बोला था? वो बच्ची है, न समझ है, मगर हाथ उठा देना ये कहाँ की समझदारी है? 21 साल की है, बच्ची नहीं है जो इसे पता नहीं बात कैसे की जाती है। डैड, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने जो कहा ठीक कहा है। आज एथन की जो हालत है उसके ज़िम्मेदार आप दोनों हैं। केसिया आंख से निकलने वाला आंसू साफ करती कमरे का दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। आज के बाद केसिया पर हाथ उठाने की माफ़ी नहीं मिलेगी। आवाज़ में ऐसा सख्तपन था। अदीना खामोशी से पीछे हट गई। केसिया के जाने के बाद डेवन कमरे का दरवाज़ा खोलते बाहर जा चुके थे। एथन अपने कमरे में आते ही सबसे पहले सारी खिड़कियों के पर्दे हटा चुका था। दिसंबर की सर्द हवा कमरे में आ रही थी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। वापस आकर बेड के किनारे पर बैठा था, कोहनियाँ घुटनों में रखे, सर झुकाए, वो किसी और ही दुनिया में गुम था। तभी दरवाजे पर क्लिक हुआ था। केसिया कमरे में आई थी। एथन को यूं बैठे देखकर उसे एक बार फिर रोना आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम चलती हुई इसके नज़दीक आकर बेड पर बैठ गई। एथन इसे देख चुका था मगर बोला कुछ नहीं। दोनों खामोश थे। मुझे देखो, आवाज़ में इल्तिजा थी। एथन ने गर्दन इसकी तरफ की, नज़र इसके गाल पर पड़ी जो सुर्ख था। तुम्हें थप्पड़ पड़ा है? हाँ, मोम ने मारा। क्यों? इसलिए कि मैंने सच बोला। तुम्हारी हालत के ज़िम्मेदार वो हैं। एथन की मुट्ठी भींच गई थी। एथन गर्दन झुका गया। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं समझी तुम नाराज़ हो। केसिया की आवाज़ टूटी हुई थी। वो आंसुओं पर ज़ब्त किए बहुत मुश्किल से बोल रही थी। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी न्यूज़ सुनी। केसिया की आंखों से आंसू बेमोल होकर गिरने लगे थे। एथन की आंखें झपकी थी। केसिया ने इसका हाथ पकड़ा जो बर्फ़ जैसा ठंडा था। तुमने कोशिश की थी ना? कमरे में कब्र जैसा सन्नाटा हुआ था। एथन इसके हाथ अपने हाथ में देख रहा था और फिर धीमी और टूटी हुई आवाज़ में बोला था, हाँ, एक कोशिश। केसिया की रीढ़ की हड्डी तक सनसनाहट हुई थी। क्यों? आंखों से आंसू निकलने लगे थे। क्या मैं काफ़ी नहीं थी रुकने की वजह? एथन में मर नहीं रहा था।
खुद को जिंदा रख रहा था। मैं सुकून में नहीं हूँ केजिया, मैं हर रात मरता हूँ, हर सुबह एक नई सज़ा लगती है। तुम नहीं जानती मेरी हालत क्या है। ये घर, ये पैसा, ये नाम मुझे कुछ भी सुकून नहीं दे रहा। केजिया इसकी हालत देखते चुप हो गई थी। एथन, तुम कभी चर्च नहीं गए, 1 साल हो गया है, बस ऐसे ही रस्ते रहते हो। अब अगले इतवार तुम मेरे साथ चर्च चलोगे, नहीं तो मैं घसीट कर ले जाऊंगी। ऐसे तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। तुम्हें ज़िंदा देखना है मुझे, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती। इबादत करोगे, तुम्हें सुकून मिलेगा। एथन इसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। वो कुछ पूछना चाह रहा था मगर पूछ नहीं पाया। कुछ कहे बिना सिर्फ सर हिलाया गया था। तुम जाओ, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। ध्यान रखना मेरे रूम में कोई ना आए। तुम रेस्ट करो। केफिया इसके कंधे पर हाथ रख के हौसला दे रही थी। केफिया के जाने के बाद एथन बेबसी से पीछे बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा था। आंखें नम थीं, वो खुद भी अपनी हालत समझने से काफिर था। 6 दिनों के दरमियान एथन का बेहतरीन दोस्त लियाम इसे अपने साथ ले जाता था। वो जितना हो सके उतनी कोशिश करके एथन को खुश करने में लगा रहता था। एथन खुद को उसके साथ बहुत मसरूफ़ रखने के बावजूद रात को घर आते पहले इसी हालत में मुब्तला हो जाता था। कल से अब तक एथन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। आज इतवार था, सब चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे। एथन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में मसरूफ़ नज़र आ रहा था। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। कौन है? एथन, उठो और तैयार होकर बाहर आओ, वादा याद है ना? अंदर से जवाब नहीं आया था। 10 सेकंड बाद एथन ने दरवाज़ा खोला था। केजिया ने एथन की तरफ देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज़ में मौजूद था, साथ ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। बाल सलीके से सेट हुए थे। केजिया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंखें चंद दिनों में अंदर को धंस गई थी। 7 दिनों की शेव बड़ी हुई थी, मगर पहले से चेहरे पर कुछ रौनक थी। आज लग रहा है मैं वाकई एथन के सामने खड़ी हूँ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। केजिया ने शिफॉन की सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी। गले में छोटी सी सफ़ेद पर्ल के मोतियों की माला थी। हाथ में बाइबल पकड़े वो इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। थैंक यू, चलें? एथन बोले बिना सर हिलाकर आगे बढ़ गया। गाड़ियों की कतार आज भी एक साथ निकली थी। डेवन और अदीना इनसे आगे वाली गाड़ी में मौजूद थे। एथन और केजिया पिछली गाड़ी में थे। गाड़ी में आज भी खामोशी थी, मगर ये खामोशी अस्पताल से वापसी पर बेजार कर देने वाली नहीं थी। इस खामोशी में नरमी थी। एथन, तुम डैड के साथ बिजनेस क्यों नहीं करते? मुझे इंटरेस्ट नहीं। जवाब देते हुए एथन का ध्यान बाहर की तरफ था। तो फिर क्या करोगे? कर लूँगा कुछ, पहले मुझे वजह तो मिल जाए कि मैं इस दुनिया में लेने क्या आया हूँ। मतलब? केजिया ने हैरानगी और नासमझी से इसकी तरफ देखा था। कुछ नहीं। केजिया दोबारा बाहर देखने लगी थी। 8:30 पर दोनों चर्च के बाहर पहुंचे थे। एथन और केजिया गाड़ी में बैठे चर्च की इमारत को देख रहे थे। पास से गुजरते बहुत से लोग चर्च के अंदर जा रहे थे। आज इतवार था तो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। पिछले दिनों से आज चर्च में काफ़ी रश था। पुरानी इमारत, पत्थर की दीवारें, लकड़ी का बड़ा सा गेट और ऊपर एक घंटी लगी हुई थी। अंदर से ऑर्गन की धीमी आवाज़ आने लगी थी। चलें? एथन हाथ से इशारा करता गाड़ी से बाहर आया था। दूसरी तरफ से केजिया बाहर निकली थी। डेवन और अदीना पहले से अंदर जा चुके थे। दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। एथन खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था। अंदर पहुंचते ही एथन रुका था। आज 1 साल बाद वो चर्च आया था। लंबी कतारों में लोग कुर्सियों पर मौजूद बैठे हुए थे। सामने ईसा का मुजस्मा सिरे पर जख्मी हालत में लटक रहा था। रंगीन शीशों से सूरज की रोशनी फूटती अंदर आ रही थी। चर्च का फर्श सुर्ख नीली और सुनहरे टाइल्स का था। लुबान की खुशबू पूरे चर्च में फैली हुई थी। ये खुशबू अस्पताल की दवाई घर में पड़े महंगे परफ्यूम से अलग थी। ये बू साफ थी। लातादाद मोमबत्तियाँ सामने जल रही थी। एथन को आज पहली बार पूरी तरह सांस आए थे। वो दोनों एक साथ आखिरी बेंच पर बैठे थे। केजिया सर झुकाकर दुआ मांग रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। एथन खामोशी से सामने बैठे मुजस्मे को देख रहा था। जोसेफ फादर स्टेज पर खड़े हाथ में माइक पकड़े बोल रहे थे। खुदावन फरमाता है, थके हारे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। एथन की मुट्ठी भींची थी। सुकून लफ्ज़ छुपा था। एथन, ऐसे ना बैठो, दुआ करो। जो भी दिल में है, तकलीफ, दर्द, बेसुकूनी, सबको हो गया। केजिया ऐसे यूं ही बैठे देखकर बोली थी। एथन अपनी आंखें बंद किए दुआ करने लगा था। उसके होंठ हिल रहे थे मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। दिमाग में तूफान उठा था। दिल बेचैन हुआ था। रात मोबाइल पर देखी रील उसकी आंखों के सामने आई थी। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है।
वो आयत नहीं पढ़ पाया था, लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं। उसने सिर्फ उर्दू पढ़ी थी। एथन को अपना सांस घुटता महसूस हुआ। तेजी से अपनी आंखें खोल गया। आंखें नम थीं, आंसू आंखों से बहने को बेताब थे। एथन अपने दिल पर हाथ रख गया। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पाया था। एक पल मुझसे क्या हुआ था? क्या हुआ? तुम ठीक हो एथन? नहीं, मेरा दिल फट रहा है, मुझे सुकून नहीं। केसिया की आंखें भर आई थी। जोसेफ फादर ने एक बार फिर बोलना शुरू किया था। आओ सब अपने बोझ स्लेब के कदमों में रख दो। लोग उठकर कितार में जा रहे थे। स्लेब पर सर रखते, घुटने टेक के दुआ करते रो रहे थे। सब अपने अपने दुख वहाँ रख रहे थे। केसिया उठी थी। चलो मेरे साथ। एथन नहीं, मैं सर हिलाता बैठा रहा। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। केसिया इसके चेहरे और नम आंखों को देखकर खामोश हो गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूँगी। केसिया स्लेब के पास पहुँचकर घुटने टेक के सर टिकाए, आंखें बंद किए बैठ गई। होंठ हिल रहे थे। खुदावंद मेरे भाई को बचा लें, उसे वापस दे दें मुझे प्लीज़। एथन पीछे बेंच पर बैठा इसे देख रहा था। जो सर झुकाए बैठी इसके लिए दुआ कर रही थी। 24 साल का मर्द 21 साल की बहन की दुआ पर जी रहा था। एथन के हलक में कुछ फंसा, मगर जिसे वो जब से निकल गया। अदीना और डेवन दुआ मुकम्मल होने के बाद सबसे मिलकर वापस जा चुके थे। केसिया ने ही इसरार किया था ये दोनों बाद में खुद आ जाएंगे। केसिया आकर एथन के पास बैठी थी। सब लोग वापस जा रहे थे। देखते ही देखते ये दोनों अकेले बैठे रह गए। तभी कदमों की आहट अपने पास महसूस करते दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा था। फादर जोसेफ को अपने सामने खड़े देखकर केसिया तेजी से खड़ी हुई थी। एथन यूं ही बैठा बहुत तवज्जो से उनको देख रहा था। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, उम्र लगभग 60 साल थी, आंखें ठंडी जेल जैसी। जोसेफ फादर ने स्याह चोगा पहना हुआ था, गले में स्लेब थी। बेटा, क्या तुम पहली बार आए हो? एथन को अपनी तरफ देखता पाकर फादर जोसेफ बेहद नरमी से इससे पूछ रहे थे। नहीं, 1 साल बाद आया हूँ। एथन ने यूं ही बैठे बदले में नरमी से ही जवाब दिया था। ये चेहरे पर इतनी थकन क्यों है? क्या तुमने दुआ नहीं की? एथन जवाब दिए बिना बैठा रहा। बताओ, दुआ में क्या मांगा? मांगा नहीं, बस सुना। क्या सुना? केसिया और फादर जोसेफ दोनों ने इसके जवाब के मुंतज़िर थे। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। फादर जोसेफ की लम्हे के लिए आंखें फैली थीं और अगले ही लम्हे वो मुस्कुरा दिए। तुमने सच के दरवाजे पर ही दस्तक दी है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून है, मगर हम दुआ की बात कर रहे हैं। दुआ क्या मांगी? केसिया ने एथन का हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। शायद वो इसे खामोश रहने का कह रही थी। अभी नए आए हो, समझ जाओगे। भटके हुए ही यहाँ आते हैं। यहाँ आकर ही सबके दिलों को सुकून मिलता है। फादर जोसेफ ने एक छोटी किताब निकाल कर इसके सामने की। ये रख लो और ये भी याद रखो, जो तुम्हारी बहन ने किया जिक्र, उसी से ही तुम्हें भी सुकून मिलेगा। रो, चिल्लाओ, मगर खुदावंद के सामने, वही तुम्हारे दिल से बोझ उतारेगा। फादर जोसेफ मुजस्मे की तरफ इशारा करते बोले थे। एथन के सर पर हाथ रखे वो कह रहे थे, खुदा तुम्हें तुमसे मिलवा दे, आमीन। ये लफ्ज़ इतना अचानक एथन के मुंह से निकला था, वो एक पल के लिए बिल्कुल ही खामोश हुआ था। एथन के दिल पर कोई भारी पत्थर आ पड़ा था। आवाज़ गले में ही रोन गई थी। गले में आंसू का गोला अटका था। फादर, अगर वो मिलवा दे मुझसे, तो मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा। तुम खुद को माफ़ कर दोगे, मगर जब जान जाओगे तब वैसे नहीं। जो आमीन कहते हैं उनका यकीन भी होता है। कोई सुन रहा है, कोई है जो उनके पास है। दुआ से सब ठीक हो जाएगा, तुम करके देखो। फादर ने एक बार फिर अंजील उसके सामने की थी। सॉरी फादर, मैं ये नहीं ले सकता। फादर ने मुस्कुराते हुए किताब वापस रख ली। ज़रूरत पड़ने पर तुम ज़रूर आओगे और मैं तुम्हें ये फिर दूंगा। गॉड ब्लेस यू। जोसेफ फादर कहते हुए वापस पलटे थे जब एथन की आवाज़ ने उनको रोक लिया। दुआ कैसे मांगते हैं? मुझे नहीं आती। एकदम पूरा चर्च रुक गया, जैसे 3 इंसानों के अलावा यहाँ कोई और नहीं। बजती हुई घंटी भी रुक गई। दिल का दरवाज़ा खोलो। कभी कभी हमें जिस्मानी तकलीफ़ नहीं होती, फिर भी हम बेसुकून होते हैं, और जो बेसुकून होता है वो जिस्म नहीं, रूह होती है। जिसने उसे बनाया उसे उसकी ज़रूरत है। इंसान दुनिया में भटकता रहता है सुकून की खातिर। अपने अंदर क्यों नहीं देखता? एथन को लगा था जिस अंदर की आवाज़ से वो पिछले 7 महीने से सुनने से डर रहा था, वो फादर ने उसके मुंह पर कर दी थी। ऐसा तभी होता है जब वो ऐसा सब ही तो था। वो पल पल मरता था, सारी सारी रात रो कर गुजारता था। झुक जाओ और कहो, या अल्लाह मदद। बस वो सुन लेता है।
केसिया ने रोते हुए एथन का हाथ अपने हाथ में लिए दबाया था। एथन 1 मिनट भी यहाँ मज़ीद नहीं रुक पाया था। वो केसिया का हाथ पकड़े तेज़ी से चर्च से बाहर आ चुका था। 24 साल का मर्द, अरबों का वारिस, एतराफ़ कर रहा था कि उसे बुनियादी चीज़ों नहीं आती। उसने हमेशा ज़िंदगी में हुक्म दिया, किया और छीना था। एक चीज़ थी जो मांगनी नहीं थी, और आज वो मांगने का तरीका पूछ रहा था। डेवन यहाँ होते तो यकीनन अब तक वो हंगामा बर्पा कर देते। दुआ कैसे मांगते हैं का मतलब मैं हार गया हूँ, ज़रूरत पेश आना सिखा दो। डेवन के बेटे ने घुटने टेक दिए थे। रात के 12 बज रहे थे। आधी रात गुजर चुकी थी। पिछले 1 घंटे से रो रो कर एथन ने अब खुद को पुरसकून किया था। सिर्फ एक रोना था जिसे पुरसकून करता था। लैपटॉप लिए वो बैठा इस आयत का तर्जुमे के साथ डिटेल्स निकाल कर देखने लगा था। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब जब इस तर्जुमे पर एथन की नज़र पड़ती थी वो पढ़ता ही रहता था। मगर अल्लाह, ये कैसा एहसास है। उसका दिल धड़कने लगा था। उसे अचानक फादर की कही हुई बात याद आई थी। जो आमीन कहते हैं वो मानते हैं कोई है जो उनको सुनता है, कोई है जो उनके पास है। क्या अल्लाह मेरे पास है? एथन ने यह सवाल खुद से कहते सुना था। अगर मेरे पास अल्लाह है तो वो कहाँ है? वो मुझे मिलता क्यों नहीं? क्या मैंने अल्लाह को खो दिया? ये क्या सोच रहा हूँ मैं? ये कैसे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं? क्या मैंने अल्लाह को खो दिया? एथन को अपना सर चकराता महसूस हुआ था। एथन की आंखों से आंसू ज़ोरों कतार निकल रहे थे। वो इस वक्त रोते हुए कहीं से भी 24 साल का मर्द नहीं लग रहा था। क्या उसने अल्लाह को खो दिया? ये खौफ उसके दिलो दिमाग पर ऐसे हावी हुआ था जो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख गया था। एथन को अपना पूरा जिस्म बेजान और कांपता हुआ महसूस होने लगा था। ऐसा चर्च जाकर महसूस नहीं हुआ था, ना कोई शर्मिंदगी हुई थी। 1 साल बाद वो वहाँ गया था। फिर ये क्यों और क्या हो रहा था इसके साथ? एथन कांपते हुए वहीं बेड पर गिर गया। वो खुद को चाह कर भी खड़ा नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके जहन में फिर वो बात आई। आमीन वो लोग कहते हैं जिनको लगता है कोई सुनने वाला है, कोई जो उनके पास होता है। एथन बहते हुए आंसुओं के साथ चेहरा तकिए में छुपा गया। उसे कोई कलमात नहीं आते थे वो जो इस वक्त पढ़ सकता। आंखें बंद किए दिलो दिमाग में चलने वाली जंग को नज़रअंदाज करता हुआ या अल्लाह पुकारने लगा था। अल्लाह, अगर तू मेरे पास है तो मुझे सुकून दे। मैं थक गया हूँ, मुझे सुकून दे। अल्लाह, अल्लाह मुझे सुकून दे दे। एथन रो रहा था। उसकी हालत काबिल रहम थी। उसने आखिरी बार चीखते हुए एक बार फिर अल्लाह को पुकारा था। मुझे कोई नहीं सुन सकता। अगर तू उस वक्त मेरे पास है तो मुझे सुकून दे दे। अल्लाह, अगर तू मुझे सुन सकता है तो मेरे पास है तो मुझे सुकून दे दे। मैं उस तकलीफ़ से मर रहा हूँ। अगर मुझे तेरी ज़रूरत है तो मुझे सुकून दे। तू ही अल्लाह है, मुझे सुकून दे। एथन चीख रहा था। उसका कमरा साउंड प्रूफ था जिस वजह से उसकी चीखने की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी। एथन हल्की आवाज़ में अल्लाह अल्लाह मुंह में पुकारता रहा था। उसने खुद को नींद में जाते महसूस किया था। वो कितने अरसे बाद आज 12 बजे सो रहा था। नींद उसे एकदम कैसे आने लगी थी। एथन खुद को होश में रखने की कोशिश करने लगा था, मगर रूह को इस वक्त जिसकी ज़रूरत थी अल्लाह ने उसे वो दे दी थी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज वो गहरी नींद में डूबा था।